आता है कि कौन सा, जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पहले लिखी गई थी मान लीजिए ईयर 2006 में, ठीक है। तो उसके नए नए एडिशन आते रहते हैं, उसमें जो भी कमियां होती हैं, जो भी खराब चीज़ें होती हैं उनको हटा देते हैं, डिलीशन ओमिशन ये सब चलता रहता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई रिसर्च हुई और उसको इंडियन स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट को वो टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता, तो वो कैसे समझे। कार्टिलेज के ऊपर जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है उसको एडम सेपल बोलते हैं, लेकिन अब ये एडम सेपल नाम के इसका नाम क्या है मॉडर्न में, लेविंग प्रोमिनेंट। तो हेलो एवरीवन, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर को रिगार्डिंग। तो ये जो टॉपिक है ये आपके हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी बाय बीडी चौरसिया में स्टार्टिंग चैप्टर में दे रखा है, ये एक पैराग्राफ चैप्टर 1 में, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर बेसिकली जरूरत क्या पड़ी। नोमेनक्लेचर मतलब एक तरीके से आप बोलो नामकरण, किसी चीज को नाम दे देना। एनाटॉमिकल क्यों? क्योंकि वो जो टर्म्स है वो एनाटॉमी में ही यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन में, वो है कॉमन लैंग्वेज। तो ऐसे ही मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों से बात करने के लिए आपको पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? तो देखिए एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर बेसिकली रेफर्स टू refers to system of names used to describe the structure of human body. क्लियर? तो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके एनाटॉमी के हिसाब से पर्टिकुलर नेम्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम इसको बोल देते हैं गला, लेकिन गला नहीं है, ये नेक रीजन है, ठीक है। ये रिस्ट है ना, ये रिस्ट रीजन है। ये तो ये इस तरीके से जो टर्म्स हैं उस टर्म्स हमको पता होने चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें इससे होता क्या है, फायदा क्या है। तो फायदा सिंपल सा एक ही है कि इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर एनाटॉमी। यानी आप यूनिवर्सल लेवल पे वर्क करते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल वर्क में आप एक जगह से दूसरी मूव करते हैं, दूसरी जगह डॉक्टर आपके आता है तो उनके बीच जो डिस्कशन होगा तो उसके लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए दोनों को समझ में आए, ठीक है। और उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स होने चाहिए उनके मीनिंग दोनों जगह पर सेम होने चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा? तो सबसे बात इंपॉर्टेंट जो है कि ये क्या करेगा, इट एंश्योर्स द साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स to all understand exactly what structure is being referred regardless of their country and language। तो आप जनरली देखेंगे तीन ही लोग हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या तो स्टूडेंट और टीचर, या साइंटिस्ट, या डॉक्टर्स। क्लियर? तो उनको उस फील्ड में, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको उस फील्ड में बातचीत करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड चाहिए, और वो कॉमन ग्राउंड क्या प्रोवाइड करता है? आपका एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो नाम दिए गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर, कोई पूछे आपसे कि व्हाट आर द पर्पस, मतलब एनाटॉमिकल रियल पर्पस क्या था, तो पहला पर्पस है क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। यानी आपको किसी सब्जेक्ट में एक क्लैरिटी देता है बात करने की, और प्रिसीजन देता है, इधर उधर की बातें नहीं कि मतलब कोई कुछ समझाना चाह रहा है और आपकी समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वही सेम वर्ड उसकी रीजनल लैंग्वेज में किसी और नाम से बताया जाता है। यूनिफॉर्मिटी, तो अगर हमको इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ काम करना है तो पूरी टीम को वो सारी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास उस लैंग्वेज या उस लैंग्वेज में यूज होने वाले वर्ड्स पता होने चाहिए। कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। और तीसरा और चौथा पॉइंट है एजुकेशन एंड रिसर्च। क्लियर? इट क्रिएट स्टैंडर्डाइज रेफरेंस इन मेडिकल लिटरेचर एंड टीचिंग। तो इससे ये है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई रिसर्च हुई और उसको इंडियन स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट को वो टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता, तो वो कैसे समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कॉमन टर्म्स की, लोकल टर्म्स की नहीं। इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए एक गुड एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर की। तो गुड एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर किसको माना गया है मेडिकल वर्ल्ड में, कि पहला तो ये बेस्ड किस पर होता है, ये बेस्ड होता है लैटिन लैंग्वेज पर, जिसको इंटरनेशनल साइंटिफिक लैंग्वेज माना गया है। क्योंकि मैक्सिमम लिटरेचर, आपको पहले भी पता, मैंने आपको हिस्ट्री में भी समझाया था, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी में मैक्सिमम वर्ड्स लैटिन और रोमन थे, और सबसे ज्यादा उन पर इन्फ्लुएंस लैटिन वर्ड का था, ठीक। डेस्क्रिप्टिव होते हैं। डेस्क्रिप्ट का मतलब द नेम्स ऑफन इंडिकेट द स्ट्रक्चर, पोजीशन एंड देयर फंक्शन। तो मतलब जो डिस्क्राइब कर सके, नाम को सुन के आपको लग जाए कि अच्छा इसका ये काम है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये जो वर्ड है ये इंग्लिश से भी मिलते जुलते हैं, और इनके द्वारा होने वाला काम, मान लीजिए फिंगर्स है, फिंगर्स में ये फ्लेक्शन है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कम हो रहा है, ये एक्सटेंशन है। क्लियर? अब बात करते हैं सिंपल और कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी हर ऑर्गन या हर सिस्टम के लिए एक ही वर्ड यूज होना चाहिए जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फोर्थ है फ्री फ्रॉम एपोनिम्स। एपोनिम्स मतलब जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, जिसने उसको
डिस्क्राइब किया है उसके नाम के बेसिस पर। पहले तो लिटरेचर में ऐसा होता था, गैलन के टाइम पर आपको याद होगा ये सब बड़ी दिक्कत थी। फिर वेसेलियस आया, उसके बाद वो चीजें खत्म हुई। तो फ्री फ्रॉम एपोनिम यानी नेम्स ऑफ पीपल, यानी मैक्सिमम जो वर्ड्स है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो पुरानी लिटरेचर में ज्यादातर उन साइंटिस्टों के नेम पर है। जैसे यूस्टैचियन ट्यूब, ये जो ऑडिटरी ट्यूब है इसका नाम पुरानी बुक्स में लिखा रहता है यूस्टैचियन ट्यूब, लेकिन नए एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से अब न्यू बुक्स में इसको ऑडिटरी ट्यूब ही लिखा जाता है। ठीक है, तो एपोनिम्स को धीरे धीरे हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंटल हिस्ट्री, यानी कैसे नोमेनक्लेचर में डेवलपमेंट आया और करंट में हम क्या यूज कर रहे हैं। तो ये इस टेबल के समय आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो अगर देखा जाए, सबसे पहले नोमेनक्लेचर किस पर बेस्ड था, इजिप्शियन और ग्रीक कल्चर के ऊपर। इसमें की जो साइंटिस्ट रहे थे वो थे हिपोक्रेट और एरिस्टोटल, और इनकी मेन लैंग्वेज थी ग्रीक। ये डेस्क्रिप्टिव बिगनिंग थी एनाटॉमी की। फिर आए रोमन में गैलन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ जिसने सिस्टमैटाइजेशन किया, मतलब उसको पूरा सिस्टमैटिक किया, डिवीजन किया उसको प्रॉपर तरीके से, कैसे पढ़ना पढ़ाना है। और ग्रीक से शिफ्टिंग हो गई लैंग्वेज किसमें, लैटिन में। एंड फाउंडेशन फॉर सेंचुरी, आपने याद होगा गैलन को का जो असर है मेडिकल लिटरेचर पे काफी लंबे टाइम तक रहा, इसलिए फाउंडेशन ऑफ सेंचुरीज भी माना गया इसको, फाउंडेशन फॉर सेंचुरीज माना गया इसको। फिर है रेनाइसेंस, रेनाइसेंस में वेसेलियस आया। गैलन ने जो गलतियां की हुई थी वो वेसेलियस ने इंप्रूव की, 1500 सेंचुरी के आसपास की बात है। इसने इसकी जो लैंग्वेज थी वो थी लैटिन, और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और रिफाइनमेंट पर इन्होंने ज्यादातर काम किया। तो फिर आया 19वीं सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी में एनाटॉमी के लिए एक प्रॉपर कमेटी बनी, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, एक कमेटी है जिसमें काफी सारे लोग हैं, काफी सारे कंट्रीज इंक्लूड है, उसके मेंबर्स हैं। उसको बोलते हैं बेसल नोमिना एनाटॉमिका। कब आया, 1895 में। इसकी प्रीफर्ड लैंग्वेज फिर से लैटिन, और यहाँ से पहली बार स्टैंडर्डाइजेशन मेडिकल लिटरेचर में शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से मेडिकल लिटरेचर एक पर्टिकुलर लैटिन भाषा में लिखी जाने लगी और वही आगे जाके बोलचाल में यूज होने लगी। 20वीं सेंचुरी में फिर इसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन आया कमेटी का, जिसको बोलते हैं पेरिस नोमिना एनाटॉमिका। ये 1955 में बनी। लैटिन और इंग्लिश को इसने चूज किया, इंपॉर्टेंट बात थी, इंग्लिश को चूज किया। और इसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनिफिकेशन पर ध्यान दिया गया, यानी सारे कंट्रीज मिलकर इसमें जुड़े, क्योंकि पहले वही कंट्री ज्यादा मेन थे बेसल नोमिना में जो लैटिन भाषा को प्रीफर कर रहे थे। लेकिन पेरिस नोमिना एनाटॉमिका के बाद इस कमेटी में इंटरनेशनल यूनिफिकेशन पर जोर दिया गया। और अगर ये सारी बातें तो हिस्टोरिकल हो गई, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर कोई आज पूछे कि आज हम एनाटॉमी में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, चीजों को नाम दिए हैं, स्ट्रक्चर्स को, वो बेसिकली मॉडर्न कब किस ईयर में है, 1998। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो लिटरेचर आई उसका नाम था टर्मिनोलॉजिया एनाटॉमिका, जिसको शॉर्ट में टीए 1998 भी बोलते हैं। इसमें दोनों टर्म लिए गए, लैटिन भाषा के भी और इंग्लिश के भी। और करंट ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी जो एनाटॉमी में यूज होती है उसके लिए बेस रेफरेंस किसको माना जाता है, टीए 1998 को। क्लियर, ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा जानते हैं टीए के बारे में। तो टीए या टर्मिनोलॉजिया एनाटॉमिका को डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप करने वाली दो बॉडी है, एक का नाम है एफकेट, एफकेट यानी फेडरेटिव कमेटी ऑन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, और दूसरी है आईफा, आईएफएए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमिस्ट। ठीक है, ये पब्लिश कब कराया उन्होंने अपना पूरा पेपर वर्क, जिसमें पूरी डिटेल दे रखी है, और इसमें लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू है, मतलब आज भी इसमें अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, उसका वर्जन आता है कि कौन सा, जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पहले लिखी गई थी मान लीजिए ईयर 2006 में। ठीक है, तो उसके नए नए एडिशन आते रहते हैं, उसमें जो भी कमियां होती हैं, जो भी खराब चीजें होती हैं उनको हटा देते हैं, डिलीशन ओमिशन ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो करंट में उसके नया वर्जन भी आ चुका है, फिलहाल 2019 वर्जन आ चुका है, अभी हम देखते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड्स थे, 7500 लैटिन टर्म्स, और उन्हीं के इंग्लिश इक्विवेलेंट भी दे रखे हैं। ठीक, इट रिप्लेसेस द आउटडेटेड एंड डुप्लीकेटेड नेम। तो इस वाले सिस्टम में और इन बॉडी ने जो डॉक्यूमेंट डेवलप किया है उस डॉक्यूमेंट में आउटडेटेड और डुप्लीकेटेड वर्ड को हटा दिया गया है, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजी को सिस्टमेटिकली बेस्ड ऑन देयर रीजनल एंड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, यानी टर्मिनोलॉजी या एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस तो वही है जो मैंने इनिशियल बताया था, इट एनेबल्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन मेडिसिन एंड एनाटॉमी। व्हाई, बिकॉज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तभी स्टार्ट होगा जब दो लोग आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, इट प्रिवेंट्स एरर इन डायग्नोसिस एंड सर्जरी कॉज्ड बाय एम्बिगुअस टर्म। कुछ टर्म्स ऐसे थे पुराने जहां पे एम्बिग्युइटी थी, है ना, दोगलापन था, तो वहां पर यह है कि आपको उसके एरर हो सकते हैं डायग्नोस करने में, या सर्जरी के टाइम पर सेम टर्म को कोई किसी और कंट्री में कुछ और बोला जा रहा है किसी आर्टरी का नाम,
और किसी और कंट्री में कुछ और है, तो ऑपरेशन के टाइम पे दो डॉक्टरों के बीच में ओपिनियन का डिफरेंस आ सकता है। इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर एनाटॉमिकल एजुकेशन, एटलसेस एंड डिजिटल मॉडल्स। और अब जितने भी कंट्री है, मान लीजिए कि मशीन डेवलप हुई जर्मनी में या यूएसए में और उसको इंडिया में अपनी यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनाटॉमिकल एजुकेशन सिस्टम या कोई हम एटलस नेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है, कोई भी मतलब नेशनलाइज लेवल की बुक, जैसे ग्रेज एंड गाइडेंस है, ग्रेज एनाटॉमी है, गाइडेंस फिजियोलॉजी है, इसमें जो टर्म यूज किए गए उन्हें इंडियन स्टूडेंट पढ़े या अमेरिकन स्टूडेंट पढ़े, उसको पढ़ते समय सारे वर्ड क्लियर होंगे, क्योंकि उनकी जो बेसिक मीनिंग है वो वर्ल्ड वाइड सेम ही है, ठीक है। या डिजिटल मॉडल्स हैं, ठीक है, तो वहां पर भी कोई डिजिटल मॉडल आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो डेवलप्ड अगर जर्मनी में हुआ है तो इंडियन स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा, पढ़ेगा इस वजह से क्योंकि उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं किसी चीज को डिफाइन करने के, वो कहाँ से बेसबुक माना गया उसको, टर्मिनोलॉजी या एनाटॉमी का। इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की तो समझते हैं, जैसे पहले एक वर्ड हुआ करता था, मतलब आपने तो अभी भी सुना होगा, एडम सर्कल, ठीक है। यहाँ पर इसका मॉडर्न जो नेम है वो बेसिकली एडम एप्पल्स का मॉडर्न नेम है लैरेंजियल प्रोमिनेंस, यानी यहाँ जो आपका लैरिंक्स होता है उसमें जो प्रोमिनेंट जगह है जिसको आप टच कर सकते हैं, इसको नाम दिया गया है, बोन के ऊपर इस आउटग्रोथ को नाम दिया गया है लैरेंजियल प्रोमिनेंस। तो यहाँ पे कार्टिलेज है आपका थायराइड कार्टिलेज, तो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है उसको एडम सेपल बोलते हैं, लेकिन अब ये एडम सेपल ना होकर इसका नाम क्या है मॉडर्न में, लैरेंजियल प्रोमिनेंस। क्लियर, मीनिंग क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। एक होता है सर्किल ऑफ विलिस, ये विलिस साइंटिस्ट क्यों, क्योंकि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है ना, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रखी है, तो जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं वो एक सर्कल बनाते हैं, है ना, वो सेरिब्रल आर्टरी ब्रेन के अंदर एक सर्कल बनाते हैं आपस में इंटरकनेक्ट होकर, उस सर्कल को पहले नाम दे दिया गया था सर्कल ऑफ विलिस, लेकिन एक्चुअल में अभी जो नाम है करंट में उसको बोला जाता है सेरिब्रल आर्टीरियल सर्कल। फिर बात करते हैं यूस्टेचियन ट्यूब की, ऑडिटरी ट्यूब भी बोला जाता है इसको, और फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये जो ट्यूब है आपके फेरिंग से अटैच होती है। क्लियर, पहले नाम था यूस्टेचियन बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन, लेकिन अभी क्या है, ऑडिटरी ट्यूब, इट कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स। फेलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो फेलोपियन ट्यूब भी फेलोपियन नाम साइंटिस्ट के नाम पर ही है, लेकिन अभी इसका नाम क्या है, यूट्राइन ट्यूब। और यूट्राइन ट्यूब कहाँ, मतलब ट्रांसपोर्ट ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। क्लियर, तो ये स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं टर्म, पुराने नाम आपने सुने ही होंगे क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में भी दे रखे थे, तैयारी के दौरान आपने पढ़े ही होंगे। करंट वर्जन टीए का क्या चल रहा है ये देखने वाली बात है कि करंट वर्जन जो है वो है सेकंड एडिशन टीए 2 नाम से, जो 2019 में रिलीज हुआ था और अप्रूव किया था किसने, आईफा ने, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमिस्ट ने। क्लियर, तो अब मैं बात कर रहा हूँ करंट वर्जन की, तो द करंट वर्जन ऑफ टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी का इज सेकंड एडिशन, तो इसको कैसे लिखा जाता है, TA2 2019, और इसको अप्रूव किया था किसने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमिस्ट, आईफा ने। क्लियर, फर्स्ट एडिशन आपको पता ही है, मैंने बोला था वो ईयर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एडिशन था 1998 में, सेकंड एडिशन TA2 वाज पब्लिश्ड ऑनलाइन इन 2019, ठीक है। इसको कैसे पब्लिश किया गया है, इसको ऑनलाइन पब्लिश किया गया है, याद रखने वाली बात ये है, और इसको अप्रूव किया था आईफा ने कब, 2020 में, एक साल बाद, ऑनलाइन अप्रूव होने के बाद। There is also newer version used in anatomy से चेसिल शेफ्ट एजी, शॉफ्ट में, क्योंकि ये एक जर्मन टर्म है ना, एनाटॉमी शे SCHE, एनाटॉमी शे जेसिल शेफ्ट, तो आप शॉर्ट में एजी याद कर लीजिए। TA 2023 एजी ये सबसे लेटेस्ट है, लेकिन ये कहाँ यूज होता है, केवल जर्मनी में, जर्मनी स्पीकिंग क्यूरिकुलर यूज, तो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वहां की लिटरेचर में कुछ जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उनको आप याद रख सकते हैं, जैसे बहुत कॉमन है गैस, ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये तीनों कंट्री यहाँ पे मेनली जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में जर्मन स्पीकिंग में पढ़ाया भी जाता है, जर्मन लैंग्वेज में। तो जर्मन लैंग्वेज में जो कंट्री फॉलो करते हैं उन्होंने अपनी रीजनल भाषा में समझने के लिए एक और इसका वर्जन बना लिया, बेस माना है इन्होंने टीए को ही, है ना, बेस टीए को ही माना है इन्होंने, टीए 1998 को और 2019 को, लेकिन उन्हें लैंग्वेज जो यूज की है लिटरेचर को लिखने की, वो जर्मन लैंग्वेज यूज की है, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है जर्मनी वाले रीजन में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली देख लिया है कि जो TA 2023 AG इज नॉट अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इट इज अ रीजनली हार्मोनाइज्ड एडिशन, तो कल को कोई बोल दे कि 2023 इज ओरिजिनल वर्जन, नो, इट इज फॉर जर्मनी,
तो इट इज जर्मन एडिशन फॉर जर्मन पीपल्स। क्लियर? हालांकि ये सब कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको बेसिक याद रहेगा, तो आप कहीं से और इसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, जब आपको इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट में। क्योंकि मेरा भी काम यहाँ पे आपको नॉलेजेबल बनाना नहीं है, मेरा काम है आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना कि क्या आपको ये पता है और ये नहीं पता। तो इस वर्ड को आप थोड़ा सा और सर्च करें। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ खत्म करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।